हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल के प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मौर्योत्तर काल। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित किस हिंदू हिंदू यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन ए स्ट्रेटो द्वितीय ने, ऑप्शन बी स्ट्रेटो प्रथम ने, ऑप्शन सी डेमेट्रियस ने, ऑप्शन डी मिनांडर ने। तो सीसे के जो सिक्के जारी किए थे वो स्ट्रेटो द्वितीय के द्वारा किए गए थे, और ये एक हिंद यवन शासक था जिसने सीसे के सिक्के जारी किए थे, और उसका जो शासन काल था वो लगभग 25 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और उसके द्वारा सिक्के जो जारी किए गए थे वो आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी भी उससे मिलती है। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? दोनों का चित्र अंकित है। ऑप्शन ए यूक्रेटिडीज, ऑप्शन बी कनिक्स, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी आर्थोक्लीज। तो संकर्षण और वासुदेव दोनों का जो चित्र अंकित है वो आर्थोक्लीज के सिक्कों पर अंकित है। आर्थोक्लीज द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों पर संकर्षण तथा वासुदेव दोनों का चित्र अंकित है, और ये सिक्के हिंद यवन काल के कला एवं शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रमाण भी माने जाते हैं। इनसे हिंद यवन कला की जो कला और शासन व्यवस्था है उनकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन में होता है? ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी भीतरी अभिलेख, ऑप्शन सी नासिक अभिलेख, ऑप्शन डी सांची अभिलेख। तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उससे ही उसकी उपलब्धियों का विवरण मिलता है। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन प्रथम का प्रसिद्ध अभिलेख प्राप्त हुआ है, और यह अभिलेख संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो इस ये भी याद रखना है कि जो इसकी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है और संस्कृत भाषा है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन व्यवस्था तथा उसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण मिलता है। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है वो रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है और उसके ही शासन व्यवस्थाओं का इसमें विवरण दिया गया है। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इस चीज का भी कमेंट्स किया करिए कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, तो उसी के अनुसार हम अगला वीडियो बनाया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी रुद्रदामन। तो जो सुदर्शन झील थी उसका जीर्णोद्धार कराया गया था वो बिंदुसार के द्वारा कराया गया था, सॉरी रुद्रदामन के द्वारा कराया गया था। इसका जो निर्माण कराया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था, लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार कराया गया था वो रुद्रदामन के द्वारा कराया गया था। तो जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन प्रथम ने गिरनार के निकट एक सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, और इस कार्य के लिए उसने प्रजा से बेगार नहीं ली थी। बेगार मतलब एक तरह का जो कर होता है वो नहीं लिया था प्रजा से, और यह झील मूल रूप से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनवाई गई थी। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वप्रथम तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? ऑप्शन ए इंडो ग्रीक ने, ऑप्शन बी शक ने, ऑप्शन सी कुषाण ने, ऑप्शन डी प्रतिहार ने। तो उत्तर पश्चिम भारत में सबसे पहले तांबे के जो सिक्के जारी किए गए थे वो इंडो ग्रीक के द्वारा हिंद यवन शासकों के द्वारा किए गए थे। उत्तर पश्चिमी भारत में तांबे के सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम हिंदू यवन शासकों के द्वारा किया गया था, और बाद में कुषाण शासकों ने भी इनको नियमित एवं व्यापारिक के रूप से प्रचलित किया था। लेकिन जो सबसे पहले जो चलाए गए थे वो हिंदू यवन शासकों के द्वारा ही चलाए गए थे, और बाद में कुषाण शासन काल में भी इनको चलाया गया था। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस शासक के सिक्कों पर भगवान बुद्ध का अंकन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए ब्यूम कटफिसेस के, ऑप्शन बी कनिष्क के, ऑप्शन सी महापद्मनंद के, ऑप्शन डी बुद्ध रूपदेव के।
तो जो बुद्ध का जो अंकन प्राप्त होता है, क्योंकि जो शासक बौद्ध धर्म को अपनाया था उसी ने उस बौद्ध भगवान बौद्ध के जो रूप था उसको अपने सिक्कों पर धारण करवाया था। तो जो कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने ही भगवान बुद्ध को अपने सिक्कों पर उनका चित्र अंकित कराया था। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर भगवान बुद्ध का अंकन मिलता है। कनिष्क बौद्ध धर्म का महान संरक्षक तथा अनुयायी भी था और उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ था। उसके सिक्कों पर विभिन्न देवी देवताओं और बुद्ध की प्रतिमाओं का भी अंकन मिलता है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कुषाण शासकों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए कुजल कटफिसेस को, ऑप्शन बी भीम कटफिसेस को, ऑप्शन सी कनिष्क प्रथम को, ऑप्शन डी हुविस्क को। तो जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो भीम कटफिसेस के द्वारा किए गए थे और ये भी एक हिंद वंश शासक था, इंडो ग्रीक शासक था। कुषाण शासकों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भीम कटफिसेस को दिया जाता है और उसके शासनकाल में व्यापार और आर्थिक समृद्धि भी बढ़ी थी, जिसके कारण स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुआ था। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए 78 ईस्वी, ऑप्शन बी 81 ईस्वी, ऑप्शन सी 98 ईस्वी, ऑप्शन डी 121 ईस्वी। कनिष्क की जो सारनाथ बुद्ध प्रतिमा की जो तिथि है वो 81 ईस्वी है। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सारनाथ से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी मानी जाती है और यह अभिलेख कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष स्थापित किया गया था। जो इसका सारनाथ में जो बुद्ध प्रतिमा की जो अभिलेख लगाया गया है वो कनिष्क के जो राज्यारोहण हुआ था उसके तीसरे वर्ष में लगाया गया था, क्योंकि कनिष्क का जो राज्यारोहण हुआ था वो 78वीं ईस्वी में हुआ था और उसके तीसरे वर्ष स्थापित किया गया तो 81 ईस्वी पूर्व भी माना जाता है। तो इस अभिलेख के कुषाण काल में बौद्ध धर्म के संरक्षण एवं कला के विकास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है बौद्ध जो अभिलेख है वहां से, सारनाथ बौद्ध अभिलेख से। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? ऑप्शन ए 58 ईस्वी में, ऑप्शन बी 78 ईस्वी में, ऑप्शन सी 320 ईस्वी में, ऑप्शन डी 626 ईस्वी में। तो शक संवत का जो प्रारंभ हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में शक शासकों को पराजित किया था और इसके 135 वर्ष बाद शक संवत का प्रारंभ हुआ था जो 78 ईस्वी में पड़ता है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है हम ऑप्शन बी 78 ईस्वी। शक संवत ही हमारा जो हिंदू पंचांग है उसी को बोला जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 78 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विक्रम संवत का प्रारंभ कब माना जाता है? ऑप्शन ए 78 ईस्वी में, ऑप्शन बी 57 ईस्वी में, ऑप्शन सी 72 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 56 ईसा पूर्व में। तो जो विक्रम संवत है उसकी जो तिथि है वो 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था। विक्रम संवत को क्रांत संवत या मालव संवत के नाम से भी जाना जाता है। जैन साहित्य के अनुसार महावीर स्वामी के निर्माण और विक्रम संवत के प्रारंभ के बीच का जो वर्षों का अंतराल है वो 470 वर्षों का अंतराल माना गया है और महावीर स्वामी का जो निर्माण है वो 527 ईसा पूर्व में माना गया है। अतः 527 से 470 को जब हम माइनस करते हैं तो 57 ईसा पूर्व भी प्राप्त होता है। इसलिए विक्रम संवत का जो प्रारंभ माना जाता है वो 57 ईसा पूर्व में ही माना जाता है। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। कनिष्क के समय कालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो कनिष्क के समय जो भी व्यक्तित्व थे उनको आपको बताना है उनको। पहला है अश्वघोष, दूसरे हैं वसुमित्र, तीसरे हैं कालिदास और चौथे कम्मन। तो इसमें अश्वघोष जो थे वो भी कनिष्क के दरबार में एक बौद्ध दार्शनिक और विद्वान थे और कालिदास जो थे वो गुप्त काल से संबंधित थे और जो कम्मन थे वो 12वीं शताब्दी के थे। तो जो वसुमित्र थे और अश्वघोष थे ये कनिष्क के दरबार के महान विद्वान थे और कालिदास जो थे वो गुप्तकालीन थे। तो इसका जो आंसर बनता है पहला और दूसरा, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी पहला और दूसरा। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के राजकवि एवं बौद्ध
विद्वान थे और वसुमित्र भी कनिष्क के समय में महान विद्वान थे। और उन्होंने वसुमित्र जो थे वो चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी वसुमित्र ने की थी। और कालिदास जो थे वो गुप्तकालीन महाकवि थे, जबकि कम्मन 12वीं शताब्दी के तमिल कवि थे। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी पंतजलि। तो अश्वघोष जो थे वो भी बौद्ध और महान विद्वान थे कनिष्क के दरबार के, और चरक जो थे वो भी कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। नागार्जुन जो थे वो भी बौद्धिस्ट थे, लेकिन जो पंतजलि हैं वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पंतजलि शुंगकालीन विद्वान थे और उन्होंने पाणिनि के व्याकरण पर महाभाष्य की रचना की है। तो जो पंतजलि थे वो शुंगकालीन थे। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए सारनाथ लेख से, ऑप्शन बी बेशनगर लेख से, ऑप्शन सी अयोध्या लेख से, ऑप्शन डी हाथी गुफा लेख। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे उनकी जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी और उसी का सेनापति था। जो अंतिम मौर्य शासक का जो था बृहद्रथ, उसका सेनापति था और उसने ही उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। उसने लगभग 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। और अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र सिंह ने 2 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कराए थे। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। शुंग वंश के बाद भारत में किस वंश ने शासन किया था? ऑप्शन ए सातवाहन वंश ने, ऑप्शन बी कुषाण वंश ने, ऑप्शन सी कण्व वंश ने, ऑप्शन सी गुप्त वंश, और ऑप्शन सी कण्व वंश ने, ऑप्शन डी गुप्त वंश ने। तो शुंग वंश के बाद जो शासन आया था, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। क्वेश्चन 15। अश्वघोष किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अशोक के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के, ऑप्शन सी कनिष्क के, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के। तो अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबार से संबंधित थे और ये महान बौद्ध विद्वान थे। अश्वघोष प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे, कवि एवं दार्शनिक भी थे। कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि माने जाते हैं और उन्होंने बुद्ध चरित्र तथा सौदानंद जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। तो ये भी याद रखना है कि जो अश्वघोष के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं वह बुद्ध चरित्र और सौदानंद हैं। ये अश्वघोष के द्वारा ही लिखे गए। ये इनकी को भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इनकी जो रचनाएं होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग को, ऑप्शन बी हर्षवर्धन को, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी को, ऑप्शन डी वासुदेव को। तो वर्ण व्यवस्था का जो रक्षक माना जाता है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने अभिलेख में उल्लेख किया है कि उन्होंने विघटित हो रही 4 वर्णों की व्यवस्था को पुनः स्थापित किया था तथा वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास भी किया था। इसी कारण उसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए खारवेल, ऑप्शन बी यशोवर्मन, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क। तो हाथी गुफा जो अभिलेख है वो खारवेल जो राजा है उससे संबंधित है। राजा खारवेल से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। और ये उदयगुरे की पहाड़ियों में स्थित हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग के शासक खारवेल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इस अभिलेख में खारवेल के शासक की घटनाओं, विजयों, उपलब्धियों का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन ए खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये जो अभिलेख होते हैं इनसे भी कई सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में और एक ना एक कोई अभिलेख पूछ ही लिया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? ऑप्शन ए पांचाओ ने, ऑप्शन बी पान्यांग ने, ऑप्शन सी वांगटी ने, ऑप्शन डी फोटी ने। तो कनिष्क को जो पराजित किया था वो पांचाओ ने किया था।
चीनी स्रोतों के अनुसार हान वंश के प्रसिद्ध सेनापति पांचाओं को चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए भेजा गया था और कहा जाता है कि कुषाण शासक कनिष्क ने हान राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव भेजा था, जिसे पांचाओं ने अस्वीकार कर दिया और इसके बाद दोनों में संघर्ष हुआ, जिसमें कनिष्क की हार होती है। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पांचाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए चेर वंश का, ऑप्शन बी चोल वंश का, ऑप्शन सी पांड्य वंश का, ऑप्शन डी सातवाहन वंश का। तो सिमुक जो था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक को सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है क्योंकि उसने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी और पुराणों के अनुसार सिमुक ने कव्य वंश के अंतिम शासक को पराजित कर सातवाहन वंश की नींव डाली थी। सातवाहन वंश मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत का प्रमुख प्रभावशाली राज्य बना था, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था उसके बाद ही इन राजवंशों की स्थापना होती है और मौर्य साम्राज्य ही एक ऐसा साम्राज्य था जो दक्षिण भारत तक जिसने अपना विस्तार किया था और उसके बाद में सातवाहन वंश दूसरा राज्य ऐसा था जिसने अपना दक्षिण तक विस्तार किया था। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बाल विवाह की प्रथा का आरंभ किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी कुषाण काल में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन काल में। तो बाल विवाह का जो प्रारंभ हुआ है वो माना जाता है कुषाण काल से। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा का आरंभ माना जाता है और इस काल में स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें गिरावट देखी गई है। उपनयन संस्कार को समाप्त होने के बाद कम आयु में विवाह की प्रथा बढ़ने लगी थी और समाज में 8 से 10 वर्ष की आयु की कन्याओं को विवाह योग्य माना जाता था। तो बाल विवाह का जो प्रारंभ हुआ था वो कुषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो जो इसमें सुमेलित है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता चित्रित ब्रह्मांड, ऑप्शन बी कुषाण गांधार शैली, ऑप्शन सी मुगल अजंता चित्रकारी, ऑप्शन डी मराठा पहाड़ी चित्र शैली। तो हड़प्पा में चित्रित ब्रह्मांड तो नहीं थे, तो ये गलत होगा क्योंकि दूसरे ब्रह्मांड थे उसमें हड़प्पा सभ्यता में। और मुगल काल में अजंता चित्रकारी नहीं थी और मराठा में भी पहाड़ी चित्रकला नहीं थी, लेकिन जो कुषाण शासन काल में गांधार शैली थी। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। कुषाण काल में कला के क्षेत्र में गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विशेष विकास हुआ था, इसलिए युग यही सही है। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अफगानिस्तान का बामियान किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हिंदू मंदिरों के कारण, ऑप्शन बी हथियार बनाने के लिए, ऑप्शन सी सिक्कों के टकसाल के लिए, स्वर्ण के टकसाल के लिए, ऑप्शन डी बुद्ध प्रतिमाओं के लिए। तो अफगानिस्तान का जो बामियान क्षेत्र है वो बुद्ध प्रतिमाओं की जो बुद्ध प्रतिमाएं हैं उनको बनाने के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं वो वहां पर जो पहाड़ियों को काट कर इनकी प्रतिमाएं बनाई जाती थी बुद्ध की। तो अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काट कर बनाई गई विशाल बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था और ये प्रतिमाएं बौद्ध कला एवं स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण होती थी। क्वेश्चन 22 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी सुशर्मा। तो एका ब्राह्मण जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए किया गया है। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। तो ये भी याद रखना है कि इसको किस अभिलेख में कहा गया है, तो नासिक अभिलेख में इसको एका ब्राह्मण कहा गया है। इसका अर्थ होता है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का रक्षक। तो क्वेश्चन 23 का राइट आंसर है ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न राजवंशों में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राजपूत, ऑप्शन डी सातवाहन। तो इनमें जो सबसे पुराना राजवंश माना जाता है वो सातवाहन राजवंश माना जाता है। राजवंशों में सातवाहन राजवंश सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है और इस राजवंश के संस्थापक सुमुख थे। इसका शासन प्रारंभ लगभग 200 ईसा पूर्व में माना जाता है। सातवाहन वंश ने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था?
ऑप्शन ए प्रतिष्ठानपुर, ऑप्शन बी नागार्जुनकोंडा, ऑप्शन सी साकाल या सियालकोट, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठानपुर थी। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठानपुर, इसको पैठन भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के करीब। और सातवाहन शासकों का दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण स्थान था और उनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो अमरावती थी। तो क्वेश्चन 25 का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ये बहुत ही मेहनत से लाती हूँ और इन क्वेश्चन को कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी इनकी संभावना अधिक रहती है। इसलिए वीडियो को आप लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी कैम्बिसस, ऑप्शन सी डेरियस प्रथम, ऑप्शन डी जराकिस। तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर है डेरियस प्रथम। ईरानी शासक डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था और यूनानी जो इतिहासकार है हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में सिंधु नदी के आसपास का प्रदेश भी शामिल था, जिससे भारत और ईरान के बीच राजनीतिक एवं व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ था। तो जो पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भागों पर अधिकार किया था वो डेरियस प्रथम था। क्वेश्चन 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित राजवंशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए सुंग वंश की राजधानी महोबा, ऑप्शन बी सातवाहन की बनवासी, ऑप्शन सी कदम की पैठम, ऑप्शन डी चंदेल की पाटलिपुत्र। तो इनकी जो सही राजधानी होगी वो आपको बताना है। तो जो सुंग वंश की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। तो सुंग वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और सातवाहनों की जो राजधानी थी वो थी पैठन और कदम्ब की थी बनवासी और चंदेलों की जो राजधानी थी वो थी महोबा। तो इस हिसाब से जो आंसर बनता है तो पहला, तीसरा, दूसरा और पहला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा, ऑप्शन ए, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। शुंग वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठानपुर और कदम्ब की राजधानी बनवासी थी और चंदेल की महोबा। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अभिलेख और उनके शासक के बारे में बताना है। तो इसमें सुमेलित जो नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए नासिक गौतमीपुत्र सातकर्णी का, ऑप्शन बी हाथी गुम्फा खारवेल का, ऑप्शन सी भीतरी पुलकेशिन द्वितीय का, ऑप्शन डी गिरनार रुद्रदामन का। तो जो नासिक अभिलेख है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी का है, ये तो ठीक है। और हाथी गुम्बा जो अभिलेख है वो भी खारवेल से संबंधित है, तो ये भी ठीक है। और गिरनार जो है वो भी जूनागढ़ अभिलेख है, वो भी रुद्रदामन से संबंधित है। लेकिन जो भीतरी शिलालेख है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा, जो नहीं बताना है, जो गलत है वो बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भीतरी पुलकेशिन द्वितीय। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के अभिलेख नासिक से प्राप्त हुए और खारवेल के हाथी गुफा उड़ीसा से मिला है और रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार से प्राप्त हुआ है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है, ना कि भीतरी से। तो जो पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख प्राप्त होता है वो ऐहोल अभिलेख से संबंधित है। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। राजा खारवेल का नाम किस अभिलेख से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए गिरनार अभिलेख से, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख से, ऑप्शन सी हाथी गुफा अभिलेख से, ऑप्शन डी सारनाथ अभिलेख से। तो राजा खारवेल का जो संबंध है वो हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है और ये उड़ीसा की उदयगिरी की पहाड़ियों में बना हुआ है। तो कलिंग के प्रसिद्ध महान शासक खारवेल का संबंध हाथी गुफा अभिलेख से है और यह अभिलेख उड़ीसा के उदयगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। यह अभिलेख खारवेल के जीवन, विजय और उपलब्धियों की जानकारी देता है। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी चालुक्य। तो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था मौर्यों के बाद वो सातवाहन वंश था।
क्योंकि मौर्यों के बाद शुंग आए थे, शुंग के बाद कण्व आए थे और कण्व के बाद शातवाहन आए थे। तो मौर्यों के बाद जो शक्तिशाली राज्य था वो शातवाहन वंश था। मौर्यों के पतन के बाद दक्षिण भारत में शातवाहन वंश सबसे प्रभावशाली राज्य के रूप में उभरा था और पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम शिवमुख या शिवमुख बताया गया है। उसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को वध करके अपना शासन स्थापित किया था। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सातवाहन। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।